तो मिलते हैं आपसे संडे को अगली वीडियो के साथ। टिल देन, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि प्रॉमिस किया था, वीक की दूसरी वीडियो आ रही है अभी, जो कि है यूएस के हेजीमनी इरोजन के बारे में, कि क्या अफगानिस्तान से विड्रॉ करके अब यूएसए की जो हेजीमनी थी, जो वर्ल्ड का सुपर पावर बनता है हमारा अमेरिका साहब, क्या वो खत्म हो गया है। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो देखी जो मैंने फ्राइडे को अपलोड करी थी, जो कि है जो हमारे गुजरात के सीएम ने रेजिग्नेशन दी और नए सीएम जो बने हैं, उसके पीछे क्या पॉलिटिकल गेम है बीजेपी का, उसके बारे में जरूर देखना। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसमें काफी सारी नई चीजें जानने को मिलने वाली है। एक नई थ्योरी जानेंगे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई थी, फिर एक ट्रैप जानेंगे जो कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट पुराने थे, उन्होंने बनाया था। और तो कैसे कैसे चलेंगे हम इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे क्या यूएसए की हेजीमनी खत्म होने वाली है, फिर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है इसमें, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है। फिर हम ये भी देखेंगे कि बाइडेन साहब ने अफगानिस्तान से विड्रॉ करके 9/11 का पार्ट 2 के बीच बो दिए हैं। और फिर लास्ट में देखेंगे कि अगर हेजीमनी खत्म होती है हमारे अमेरिका साहब की, तो कौन होंगे फिर अगले हेजीमनी। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कि क्या जो यूएसए ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया है, वहां से वापस आई है, क्या वो शुरुआत है यूएसए की हेजीमनी के अंत का? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं। तो यूएसए ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे लॉस्ट किए अफगानिस्तान में इन कोर्स ऑफ 20 इयर्स। तो उन पैसों से किसका फायदा हुआ, यूएसए का या फिर तालिबान वालों का? ऑब्वियसली तालिबान वालों का। यूएसए ने कितने सारे सोल्जर्स अपने गंवाए। अगर रिपोर्ट्स की मानी तो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली 2400 सोल्जर्स इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। और अगर हम सिविलियंस को गिन ले, तालिबान के लोगों को गिन ले, तो टोटल इस जो यूएस अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में 1,70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किसका फायदा हुआ इससे? अगर ये हेजीमनी है तो ये बिल्कुल गलत है। यूएस एक बहुत बड़ी हार गई, एक बहुत बड़ी हार मानी जाएगी अफगानिस्तान में, कि वो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई अफगानिस्तान में, और वहाँ पे तालिबान जैसी जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है वो वहाँ पे रूल कर रही। और उसने कितना तबाही मचाई अभी तक, हम सब जानते हैं। हम हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कितना ज़्यादा सिविलियंस को परेशानी हो रही है वहाँ पे, कितने सारे लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, कितने लोग भाग रहे हैं। तो ये हेजीमनी वाली हरकत है तो ऑब्वियसली। और इसके अलावा हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान से जाके उसने अपनी स्ट्रेटेजिक प्लेस गंवा दी। अभी यूएसए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे थी यहाँ अफगानिस्तान में, जहाँ पे पास में चाइना है, पास में रशिया। अब उस जगह पे जो वैक्यूम बनाया उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। उसके सबसे बड़े दो राइवल्स चाइना और रशिया, जिसकी वजह से जो ये यूएसए का हेजीमनी है वो ऑब्वियसली खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ से ये चाइना और रशिया पूरे एशिया को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इससे उनकी जो हेजीमनी है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पे आ सकती है। तो आफ्टर डूइंग दिस एनालिसिस, तो क्या हम कह सकते हैं कि यूएस की हेजीमनी इरोड हो चुकी है? बिल्कुल हमें कहना चाहिए। जब से हमारी 21st सेंचुरी शुरू हुई तब से उसकी हेजीमनी धीरे धीरे कम हो रही है। चाहे वो 9/11 से शुरुआत की जाए तो धीरे धीरे प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट उनकी हेजीमनी ऑब्वियसली कम हो। लेकिन देखा जाए तो यूएसए अपने खुद की क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से गो थ्रू कर रहा है। तो यूएस की हेजीमनी का सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिकन जो व्हाइट अमेरिकन थे काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे, जो नेटिव अमेरिकन माने थे। लेकिन 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग यूएस ने हाईलाइट किया कि जो व्हाइट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो 71%, जो कि 1% से कम हुई। और साथ ही साथ जो एब्सोल्यूट वाइट पॉपुलेशन, कुल एब्सोल्यूट वाइट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में बहुत कम हो गई है, जो कि बची अब से 57.8% है। सो बीइंग अ हेजीमनी, पहले इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए जो इनका डायस्पोरा था, डायस्पोरा यानी कि अपने देश के लोग दूसरे देश के लोगों में जाके किस तरीके से अपने देश की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसको सॉफ्ट पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो सॉफ्ट पॉलिटिक्स में जो इतने आगे थे वो कम हो गए। हार्ड पॉलिटिक्स यानी कि मिलिट्री पावर में आगे थे, वो तालिबान से निकलने के बाद ऑटोमेटिकली कम हो गए। और कोविड की वजह से ट्रेड बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो यूएस की हेजेमनी, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का काफ़ी ज़्यादा लोगों का मानना है कि वो ऑलमोस्ट अब इरोड हो चुकी है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है यूएसए के फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेनरी किसिंगर के बारे में। हेनरी किसिंगर क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं अमेरिका कैन नॉट एस्केप बीइंग अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर बिकॉज ऑफ इट्स कैपेसिटीज एंड हिस्टोरिक वैल्यूज. It cannot avoid it by withdrawing. American
Rashness in Afghanistan would compound disappointment among allies, encourage adversaries, and saw confusion among observers. तो क्या कहना चाहते हैं इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी में, सीधी सादी इंसानों वाली यानी कि हमारी वाली भाषा में कहें तो वो कह रहे कि अमेरिका छुप नहीं सकता है किसी से इंटरनेशनल ऑर्डर में, क्योंकि वो एक सुपर पावर रह चुका है, अभी भी है कह सकते हैं, और हिस्टोरिकल वैल्यूज और हिस्टोरिकल जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ जो अमेरिका ने वहाँ पे रैशनेस यानी कि जल्दबाजी दिखाई है अफगानिस्तान से, इसकी वजह से जो उनके एलाइज है यानी कि उनके दोस्त हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा खफा होंगे, उनसे नाराज़ होंगे और एक कन्फ्यूजन आएगी बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द एलाई कंट्रीज, ये उनका मानना है। फिर अगले आते हैं हमारे फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं द बिगेस्ट चैलेंज टू यूएस ग्लोबल स्टैंडिंग इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन एट होम। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट लाइकली टू रीजन इट्स अर्लियर हेजेमोनिक स्टेटस, नॉट शुड इट एस्पायर टू। What it can hope for is to sustain with like-minded countries a world order friendly to democratic values. At domestic level, US should work on recovering a sense of national identity and purpose at home. तो यहाँ पे हमारे फुकुयामा साहब क्या कर रहे हैं, तो अब जो यूएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कि अब पहले की तरह एक सिंगल पोलर वर्ल्ड नहीं रहेगी, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगी कि यूएस के पास सारी पावर है। अब ऐसा नहीं है, जो यूएस की हेजीमनी पहले हुआ करती थी कुछ 20-30 साल पहले, अब वो नहीं रहेगी। और उसको इसके बारे में अब सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसे कह रहे हैं, इसके बारे में उसको चाहत भी नहीं करनी चाहिए। अब जो यूएसए को करना चाहिए वो ये है कि अपनी लाइक माइंडेड यानी कि जो एक जैसा सोचते हैं, जो डेमोक्रेटिक है, जैसे इंडिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसी जो कंट्रीज है जो डेमोक्रेटिक है, जो कि यूएस की तरह ही सोचती है, जो कि यूएस की तरह ही सोचती है, उनको एक साथ मिलकर ग्रुपिंग बना के उनसे कोऑपरेट करके वर्ल्ड ऑर्डर को फ्रेंडली और डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। और डोमेस्टिक लेवल पे अपने लोगों की ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हो, या फिर प्रॉपर हेल्थ स्टेटस देना चाहिए। फिर अगले आते हैं हमारे रॉबर्ट टी कैपलान। रॉबर्ट टी कैपलान साहब ने 2 चीज़ें की। सबसे पहले कहते हैं अ फेवरेबल ज्योग्राफी गिव्स द यूएस मेनी एडवांटेजेस ओवर इट्स राइवल, इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक कैलेमिशियस मिस्टेक। अमेरिका's large and well endowed land mass certainly helps in a drawbridge of environment of protectionism। यानी कि कहते हैं जो यूएस की ज्योग्राफी है यानी कि जिस तरीके से लोकेट है, इसलिए उसको यूएस के पास एक बहुत बड़ा एज है एज कम्पेयर टू उसके बाकी जो कंट्रीज। अब यूएस के आसपास जो हम नेबरिंग कंट्रीज भी देखें तो कौन ही है आसपास, कनाडा है वो उनका दोस्त है, मैक्सिको तो ट्रम्प सामने दीवार खड़ी कर दी बीच में, फिर अलास्का वो भी यूएस का ही पार्ट है, फिर क्यूबा है नीचे छोटा सा आइलैंड टाइप का, वो क्या ही कर लेगा। तो इसलिए यूएस एक ऐसा ज्योग्राफी का नेशन में, और वो कहना है कि वो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं और अपनी हेजेमनी वापस से सस्टेन कर सकते हैं, ऐसा इंसाफ का मानना है। लेकिन इसके आगे भी ये कुछ कहते हैं, ये कहते हैं येट द कंट्री स्टिल रिक्वायर्स allies and credible deterrents in a smaller and claustrophobic world where Russia threatens Ukraine and China threatens Taiwan. Geographical boundary cannot solve every problem. तो ये सब ये कह रहे हैं कि भले ही भाई वो ज्योग्राफी में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनको छोटी कंट्रीज और ऐसी कंट्रीज जो कि क्रेडिबल हो, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट करती हो, ऐसी कंट्रीज का साथ लेकर ही आगे बढ़ना होगा, तभी ये हेजेमनी सस्टेन होगी। अब जहाँ एक तरफ रशिया यूक्रेन को थ्रेटन कर रहा है, उनके ऊपर खतरा बनाया जा रहा है, चाइना ताइवान जैसी छोटी कंट्री पे खतरा बनाया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करना होगा ताकि उनके इंटरेस्ट में ये लोग काम करें और इनकी हेजेमनिक पावर ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल जाए, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। फिर अगले एक्सपर्ट हमारे आते हैं बड़ा बकवास माफ करना, नियाल फर्ग्यूसन। तो नियाल फर्ग्यूसन कहते हैं एज यूएस लीव्स अफगानिस्तान इन chaos, America's decline mirrors Britain's a century ago. It may also invite wider conflict. तो फर्ग्यूसन साहब कहते हैं जैसे कि यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़ा है, तो अब वो हो सकता है अमेरिका के साथ जो कि कुछ सदियों पहले हुआ था ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन हम सब जानते हैं एक टाइम पे इतनी बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका कब्जा था इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन फिर उसका डाउनफॉल शुरू हुआ क्योंकि वो ऐसी कंट्रीज को छोड़ के भागता चला गया, उनको उनकी हालत में छोड़ के। ऐसे ही अभी यूएसए ने किया, तालिबान का कंट्रोल देके अफगानिस्तान से निकल लिए। तो ये कह रहे कहीं वैसा फिर से ना हो जाए, फिर से वो हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, जैसे ब्रिटेन का डाउनफॉल आया था वैसे यूएसए का डाउनफॉल भी आ सकता है। तो अब अगली चीज आती है क्या बाइडेन साहब ने वहां से निकल के एक बीज बो दिया है 9/11 पार्ट 2 का। 9/11 क्या था हम सबको पता है, जब यूएस के ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, बहुत बड़ा डिजास्टर था वो यूएस की हिस्ट्री में, जिसके बाद से अफगानिस्तान पे कैप्चर किया था उन्होंने। तो होप कि आपको 9/11 के बारे में पता है, नहीं पता अगर आपको 9/11 के बारे में चाहते हैं मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ 9/11 के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर बात करें हम इसके बारे में तो क्या कारण है कि ये फिर से 9/11 हो सकता है। सबसे पहले
कि वहाँ से जाके चाइना को स्पेस मिल गई है तालिबान को कैप्चर करने के लिए, अफगानिस्तान को कैप्चर करके तालिबान को कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल करके फिर वो तालिबान से कुछ भी करवा सकता है। दैट कुड बी अनदर 9/11। तालिबान को ताकत देके चली गई यूएसए। ताकत कैसे? सबसे पहली चीज़ वो तो अपने हथियार वहाँ छोड़ के चली गई, जो यूएसए के एडवांस्ड वेपन्स है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होंगे, वहाँ पे छोड़ के चले गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएसए के हथियार इस्तेमाल करके यूएसए की बैट बजा दी जाए तो 9/11 पार्ट 2 हो जाए। तो ऐसा बहुत से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूएसए तालिबान से बातचीत नहीं करती और थोड़ा बातचीत करके कोऑपरेट नहीं करती, उनको रिकग्निशन नहीं देती, नॉट ओनली यूएसए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि अब यूएनएससी करना स्टार्ट कर रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्टार्ट किया है कि उनको रिकग्निशन दी जाए, ताकि वो थ्रेट ना बने आगे जाके, वो पॉलिटिकल एंटिटी के टाइप पर आए और वो थ्रेट ना बन सके, ताकि ये जो 9/11 वाला डिजास्टर था वो फिर से रिपीट। तो ये चीज़ थी। अब लास्ट चीज़ आती है कि कौन हो सकता है अगला हेजीमन। सो हु कुड बी द नेक्स्ट हेजीमन। उससे पहले मैं आपको एक हेजीमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के बारे में बताना चाहूँगा। हेजीमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, तो चार्ल्स किंडलबर्गर, उन्होंने किताब लिखी थी द वर्ल्ड इन डिप्रेशन 1929 to 1939। उनकी किताब थी, उसमें उन्होंने कहा था अ वर्ल्ड हेजीमन इज नेसेसरी फॉर जनरली स्टेबल वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की स्टेबिलिटी चाहते हम तो एक हेजीमनी जरूरी। एक तो कोई सुपर पावर होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये किताब उन्होंने लिखी थी बेसिकली 1929 का जो डिप्रेशन आया था, जो इकोनॉमी डाउनफॉल हुई थी पूरे वर्ल्ड की, स्पेशली यूएसए की। तो तब उन्होंने कहा था कि अगर एक हेजीमन हो तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहती है। तो उन्होंने कुछ 4 चीज़ें बताई थी जो हेजीमन करेगा। सबसे पहले लार्ज पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मिलिट्री फोर्स एंड सुपीरियर नेशनल पावर। तो 4 चीज़ें उन्होंने बताई थी जो कि हेजीमनी में होनी चाहिए। पहली चीज़ कि उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, मिलिट्री फोर्स हो और सुपीरियर नेशनल पावर। दूसरी चीज़ कि वो लार्ज और ग्रोइंग इकोनॉमी हो, यानी कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी। तीसरी चीज़ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ी ग्रेट विल होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए, वो खुद चाहते हो कि हम एक हेजीमनी क्रिएट करें। अगर हम चाहते हैं ना भाई हम हेजीमनी क्रिएट करें, फिर क्यों हेजीमन बनेगा वो। और लास्ट एक कमिटमेंट होनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ, कि हमको इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए रखनी है, ये कमिटमेंट होनी चाहिए। ये ऐसा उनका मानना है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ जिसमें होगी वही होगा अगला हेजीमन। तो इनसे पहले ये चारों चीज़ें थी जो हमारी यूएसए साहब में थी, कि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था, मिलिट्री फोर्स तो वो मज़ा ही आ जाता, और नेशनल पावर भी काफ़ी थी, लार्ज एंड ग्रो इकोनॉमी था ही, सुपर पावर तो बचपन से बनना चाहता है, ठीक है। और कमिटमेंट उसकी इंटरनेशनल ऑर्डर में कह सकते हैं थी, तभी वो जा के घुस के देशों में इंटरफेयर करता था। तो अब अगला कौन? एनी गेसेस? ऑब्वियसली चाइना ही हो सकता है। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, हाथ ज्यादा चलता है। मेरी पावर को मत भूल तो, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, मुझसे हाथ मिला ले, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, मारा जाएगा। अपनी सो इतना गुरूर ठीक नहीं, सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी ये जो 4 गुण है, यानी कि 4 जो क्राइटेरिया है हेजीमन बनने के लिए चाइना में, मिलिट्री स्ट्रेंथ है ही काफी अच्छी खासी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो इस पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है एक्सपर्ट्स के बीच में। साथ ही साथ लार्ज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी तो है ही, वो हम सब जानते हैं। ग्रेट विल टू क्रिएट हेजीमनिक रिजीम जो 3rd चीज़ है, वो तो उसको बचपन से ही प्यारी है कि मुझे सबका राजा बनना है, सबका राजा बन के रहना है। तभी तो हर जगह घुसता रहता है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो जापान में हो, ठीक है। हर जगह जाके वो तो किसी दिन बोल देगा अमेरिका भी मेरा है, तो उसका कोई भरोसा नहीं। ग्रेट कमिटमेंट टू इंटरनेशनल ऑर्डर, ये एक चीज़ है, क्योंकि कमिटमेंट तो दिखती नहीं, अभी तो नहीं दिखते, वो हेजीमन बनने के बाद दिख जाए वो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक खतरे वाली चीज़ है, वो है यहाँ पे थूसाइडाइट्स ट्रैप है, जो कि थूसाइडाइट साहब ने दिया था। इस ट्रैप के अकॉर्डिंग उनका ये मानना था, जब भी कोई वर्ल्ड एक हेजीमन से दूसरी हेजीमन में शिफ्ट होगा, यानी कि एक सुपर पावर से दूसरे सुपर पावर में शिफ्ट होगा, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, वॉर होगी, लाइफ का लॉस होगा। तो ये एक ट्रैप है जिसमें कंट्रीज फंस जाती हैं और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इसके ऊपर रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने स्पीच में बोला था, क्या बोला था बताता हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला था, वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू अवॉइड द थ्यूसाइडाइट्स ट्रैप, डिस्ट्रक्टिव टेंशंस बिटवीन एन इमर्जिंग पावर एंड एस्टैब्लिश्ड पावर। यानी कि उन्होंने कहा था कि हमको मिलकर काम करना होगा थ्यूसाइडाइट्स ट्रैप को अवॉइड करने के लिए, ताकि कोई भी ऐसा कन्फ्लिक्ट ना हो एक इमर्जिंग पावर और एक एस्टैब्लिश्ड पावर, यानी कि जो ऑलरेडी पावर है और जो पावर बनने की चाह रख रही है, जो उस पर काम कर रही है, उनके बीच में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट ना है। इसके ऊपर उन्होंने स्पीच में चीज़ बोली थी। यानी कि शी जिनपिंग साहब इस चीज़ को बैक ऑफ द माइंड लेके चल रहे हैं कि ऐसी चीज़ हो सकती है, यानी कि इसके लिए वो प्रिपेयर्ड भी हों।
तो ही मतलब चाइना कुड बी द नेक्स्ट हेजिमन पावर। तो अब तो वो देखना होगा आगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चलता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अरीना में कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। हो सकता है कल को इंडिया पाकिस्तान दोस्त, कुछ भी हो सकता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि आगे क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो सबके साथ, कमेंट करके बताओ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गेट वैक्सीनेटेड। दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।